हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं आपको यहाँ पे हिंदी की परीक्षावाणी सीरीज कंप्लीट कर रहा हूँ, जिसके अंतर्गत मेरा जो अध्याय चल रहा है वो साहित्य चल रहा है। यहाँ मैंने आपको लास्ट क्लास में छायावादी मैंने आपको कभी पढ़ाए थे, जहाँ मैंने जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत की मैंने बात की थी। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो पहले आई बटन में जाकर के उस वीडियो को आप देख लेना। ठीक है, आज मैं उससे थोड़ा आगे बात करता हूँ। आज बात करते हैं महादेवी वर्मा। ये भी एक छायावादी ठीक है कवित्री है, ध्यान रखना भाई। महादेवी वर्मा की आज बात करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना भाई, ये भी छायावादी है। मैंने आपको कल लास्ट वीडियो बताया था कि छायावाद के 4 स्तंभ हैं: जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है, महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, तो मैंने 3 पढ़ ली है, एक में इसमें पढ़ते हैं। सबसे पहले इनके बारे में आपसे क्या पूछेगा, इनका जन्म। जितना आपको इसमें मैं बता दूंगा, आपको इतना ही याद करना है। इनका जन्म 1907 में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था सर? यूपी में इनका जन्म हुआ था, आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए दूसरा इनके बारे में आप एक बात ध्यान रखना पे, इन्होंने अपनी जितनी भी रचनाएं लिखी है उनका विषय क्या रहा है। ठीक है, इनकी जितनी भी रचनाएं रही हैं, ज़्यादातर इनके जो विषय हैं वो इनके दीपक और बादल। ठीक है, दीपक और बादल पे इन्होंने सबसे ज़्यादा अपनी कविताएं वगैरह अपनी लिखी हैं। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा आपको इनके बारे में ध्यान रखना पे, इन्हें आधुनिक, इंपॉर्टेंट बात है, इन्हें आधुनिक जगत की मीरा कहा जाता है। इन्हें आधुनिक जगत की मीरा कहते हैं, आप ध्यान रखना। ठीक है, इन्हीं को ही इन्हें रहस्यवादी कवि भी कहा जाता है। ठीक है, रहस्यवादी कवि भी कहा जाता है। ठीक है, मतलब कवियत्री कहा जाता है। ध्यान रखना, ये जो महादेवी वर्मा है ये बौद्ध धर्म कवियत्री कहा जाता है। ये बौद्ध धर्म से प्रभावित एक कवियत्री हैं। इनकी रचनाओं में ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, तो एक रहस्यवादी कवियत्री है, बौद्ध धर्म से क्या है, ये प्रभावित है। आपको ये ध्यान रखने के बारे में। ठीक है, देखिए अब इनके बारे में यहाँ पे, इनको 1956 में इन्हें पद्म भूषण मिला था। आपको ध्यान रखना है, पद्म भूषण कब मिला था? 1956 में। 1956 के अंदर इनको पद्म भूषण मिला था। ठीक है, इसके अलावा इनको 1986 में, ठीक है, इन्हें पद्म विभूषण मिला। पद्म इन्हें विभूषण मिलता, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, 1956 में क्या मिला उनका पे? पद्म भूषण। और 86 में क्या मिला उनका पे? पद्म विभूषण। आपको ये 2 बातें ध्यान रखनी। एक बात मैं आपको बताता पे, छायावाद में से सर्वाधिक इंपॉर्टेंट आपकी महादेवी वर्मा ही है, सर्वाधिक इंपॉर्टेंट। ठीक है, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है, और सुमित्रा पंत है ही हैं, लेकिन सर्वाधिक इंपॉर्टेंट कौन है? महादेवी वर्मा। अगर आप लास्ट ईयर के अगर आप पेपर देखोगे ना, पिछले 4-5 पिछले अगर आप 2-3 सालों का पेपर देखोगे तो आपको महादेवी वर्मा से सर्वाधिक आपके क्वेश्चन आपको देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, देखिए अब मैं थोड़ा आगे बात करता हूँ इनकी रचनाओं के बारे में। देखिए, रचनाओं में सबसे पहले इनकी हम कविताओं की बात करते हैं। इनकी कविताएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनकी सबसे पहले हम यहाँ पे कविताओं की बात करते हैं। याद करने के दृष्टिकोण से इनकी जो कविताएं हैं, इन्हें मैं 3 पार्टों में डिवाइड कर देता हूं, थोड़ा सा हमें आसानी से ही याद हो जाए, ताकि इसलिए। ठीक है, पहले यहाँ पे पहला इनकी कविता है, इसका नाम है नीरजा। ठीक है, दूसरी है इनकी रश्मि। ठीक है, तीसरी इनकी कविता है, उसे हम बोलते हैं, ठीक है, तीसरी इनकी कविता है नीरजा रश्मि। ठीक है, हो गया। एक है निहार। ठीक है, 3 की कौन पे? नीरजा, रश्मि और निहार, इनकी 3 रचनाएं हैं। ध्यान रखना, बाद में इन तीनों का संकलन एक पुस्तक में कर दिया गया, मतलब एक बना दिया गया, उसे बोलते हैं यामा। उसे कहते हैं, उसे यामा कहा जाता है। ठीक है, और जो यामा है, इस यामा के लिए इनको 1982 में, 1982 में, ठीक है, 1982 में इस यामा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। आप ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, क्या मिला? इनका पे ज्ञानपीठ मिला है। किसके लिए मिला है? यामा के लिए। किसको मिला है? महादेवी वर्मा को। 3 किताबों का संकलन, कौन वाला पे? नीरजा, रश्मि और निहार। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए इसके अलावा इनकी कुछ और रचनाएं हैं जो आपको याद रखनी है। पहला आपको यहाँ पे इनका यहाँ पे प्रथम आयाम, आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रचना पे प्रथम आयाम। ठीक है, दूसरी इनकी एक रचना है, इसे हम बोलते हैं अग्निरेखा। ठीक है, तीसरी इनकी एक रचना है जो आपकी इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, उसका नाम है मधुर मधुर मेरे दीपक जले। ठीक है, कई बार पेपर पूछ आती है, इसका नाम है मधुर मधुर मेरे दीपक जले, मधुर 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 मेरे दीपक जले। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो इसके बाद इनको 2 कविताएं इनकी आपको और याद रखनी है।
एक का नाम है दीपशिखा, एक का नाम है यहाँ पे क्या, दीपशिखा, ठीक है, और दूसरा एक यहाँ पे इनका है संध्या गीत। बस अगर आपको इतनी इनकी कविताएं याद हैं तो आप मान लेना कि महादेव वर्मा की कविताएं जो है आपकी वो गलत अब नहीं होने वाली है। कौन कौन से यहाँ पे देखो, बहुत सिंपल याद करना, नीरजा, रश्मि, निहार, तीनों का संकलन क्या है यहाँ पे आपका, यामा है। नीरजा, निहार, देखो कैसे करना है, नीरजा, निहार, रॉ से फिर इधर क्या आएगा आपका, रश्मि, ठीक है। ये किसके संग यहाँ पे, यामा। 1982 में क्या मिला है, ज्ञानपीठ मिला है, किसके लिए, यामा के लिए। प्रथम आयाम, ठीक है, प्रथम आयाम अग्नि रेखा, मधुर मरुम में दीपक जले, ये और ये यहाँ पे 3 इनके अलग से है। प्रथम आयाम अग्नि रेखा, देखो अग्नि, दीपक जले, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा एक जैसे मैंने एक साल लिखने का प्रयास किया मेरे पे, देखिए इधर देखिए पे ये आपका दीपशिखा और ये संध्या गीत, दीपशिखा और संध्या गीत, ठीक है। तो सबसे पहले आपने कविताएं इनकी याद कर ली है। अब देखिए कविताओं के बाद अब मैं आगे चलता हूँ, इनके रेखा चित्र है 1-2, ठीक है। इनके आपको रेखा चित्र याद रखने हैं। रेखा चित्र, रेखा चित्रों में इनके 3 महत्वपूर्ण है रेखा चित्र, इनके 3 महत्वपूर्ण इनके रेखा चित्र है। कौन कौन से, सबसे पहला है स्मृति की रेखाएं, स्मृति की रेखाएं, अगर ये आपको याद नहीं है तो आपको याद करनी पड़ेंगी। स्मृति की रेखाएं सबसे पहला, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखिए इनकी जो दूसरी रचना है वह है अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र, चलचित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, अतीत की चलचित्र, ठीक है। देखिए इनके तीसरा जो है वह है भक्तिजन, तीसरा कौन सा आपके, उसका नाम है भक्तिजन, ठीक है। ये अभी भक्तिजन आपका फॉरेस्ट गार्ड में कहीं ये आपको पूछा गया था, ठीक है। तो ये क्या है महादेव वर्मा, ये 3 क्या है रेखा चित्र, कौन कौन से यहाँ पे, पहला स्मृति की रेखाएं, देखिए स्मृति की रेखाओं से क्या बनेगा, चलचित्र बनेगा, ठीक है ना, मतलब चित्रकारी बनेगी, रेखाओं से बनेगी, पेंसिल वेंसिल खींच की, ठीक है। और ये क्या आपका पे भक्तिजन, ठीक है। आपको थोड़ा याद रखना है, स्मृति की रेखाएं, अतीत की चलचित्र और यहाँ पे भक्तिजन, ठीक है। चलो अगर यहाँ पे रेखा चित्र के बाद आपको इनका संस्मरण याद रखना है, ठीक है। कभी कभार देखो ऐसे ही पूछ लेता है ये किस विधा की रचना है, मतलब ये संस्मरण है, कहानी है, उपन्यास, ऐसा भी आपसे पूछ ले तो आपको ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अगला आपको इनका पे संस्मरण याद रखना है, संस्मरण। संस्मरण में देखिए आपको इनका पे इनको आपको कुछ याद रखना है। पहला आपको याद रखना है मेरा परिवार, मेरा परिवार, पहला संस्मरण इनका पे मेरा परिवार। दूसरा है मेरे बचपन के दिन, मेरे बचपन के दिन, आपको दूसरा आपको याद रखना, ठीक है। तीसरा इनका एक संस्मरण है बहुत इंपॉर्टेंट, उसका नाम है श्रृंखला, ठीक है, श्रृंखला की कड़ियां, श्रृंखला की कड़ियां, तीसरा कौन सा पे, श्रृंखला की कड़ियां। चौथा इनका एक और है, ठीक है, एक और इनका यहाँ पे उसका नाम है चिंतन के क्षण, ठीक है, इसका नाम है आप लिखो चिंतन के क्षण, चिंतन के क्षण आपको याद रखना है, ठीक है। तो कितने आप देखा पे मेरा परिवार और मेरे बचपन के दिन, ये तो मुझे एक जैसा लग रहे हैं, मेरा परिवार, मेरे बचपन के दिन। देखो परिवार से ही आपकी श्रृंखला बनती है, एक परिवार फिर उसके बाद दूसरा परिवार, ठीक है, इस श्रृंखला बनती है। तो श्रृंखला आप इधर पे श्रृंखला की कड़ियां, ठीक है। अगला है चिंतन के क्षण, ठीक है, अगला आपको याद है कौन सा भाई, चिंतन के क्षण आपको याद रखना, ठीक है। देखो आप श्रृंखला बन गई, बहुत लंबा परिवार हो गया तो भी आप टेंशन होगी, ज्यादा परिवार होगा, चिंतन, ठीक है, चिंतन के क्षण आपको ध्यान रखना है। तो पहला कौन सा आपका पहला कौन सा बताना, पहला कौन सा है, ठीक है, पहला हमने मेरा परिवार, मेरे बचपन के दिन, ठीक है, श्रृंखला की कड़ियां और चिंतन के क्षण, 4 यहाँ आपकी संस्मरण है, ठीक है। चलो इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ इनकी कहानी आपको याद रखनी है, इनकी कहानी, ठीक है। कहानी में इनको ज्यादातर आपकी एक ही याद रखनी है, उसका नाम है गिल्लू, गिल्लू आपको इनकी कहानी याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा पे, गिल्लू, ठीक है। इनका आपको एक निबंध याद रखना है, निबंध ज्यादा नहीं है, एक ही निबंध है इनका जो आपको महत्वपूर्ण याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसका नाम है भारतीय संस्कृति के स्वर, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति के स्वर, के स्वर, ठीक, आपको याद रखना है, हो गया। इसके अलावा देखिए यहाँ पे इनका एक गीत भी है, इन्होंने एक गीत भी लिखा है, ठीक है। इन लिखा पे जाग, जाग तुझको दूर जाना है, जाग तुझको दूर जाना है, ठीक है। इसके अलावा देखो एक बात आपको यहाँ पे नोट करके आपको मैं अलग से बताता हूं इनके बारे में, ये बात इनके बारे में रहेगी आखिरी बात, ठीक है। ध्यान भाई इन्हें हिंदी, ठीक है, हिंदी साहित्य लिखो, इन्हें हिंदी के विशाल हृदय की सरस्वती, हिंदी के विशाल, हिंदी के ऐसा लिखो, हिंदी के विशाल हृदय
हृदय की सरस्वती, हिंदी के विशाल हृदय की सरस्वती, सरस्वती इन्हें कहा जाता है, ठीक है। और ये इन्होंने बाई निराला, ये जो निराला है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उन्होंने ये कहा था, आप ही ध्यान रखना, ठीक है। तो ये रहा आपका किसी बारे में ऑल अबाउट आप यहाँ पे महादेवी वर्मा के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है आपका खत्म हो गया क्या, यहाँ पे जो छायावादी कवि थे वो आपके यहाँ पे निपट गए, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, चलिए अब बात करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में, ठीक है। इनके बारे में क्या क्या पूछ सकता है, सबसे पहले इनका जन्म हुआ था 1907 में, ठीक है। कहाँ हुआ था सर, यूपी में, आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात 1955 में, ठीक है, राजभाषा आयोग का गठन हुआ था, राजभाषा आयोग बना था, आपको पता होगा, ठीक है। राजभाषा आयोग गठन 7 जून 1955 को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे राजभाषा आयोग के जो पहले अध्यक्ष बनाए गए थे उनका नाम था बीजी खैर, बाल गंगाधर खैर, ठीक है। लेकिन इसकी सदस्य के रूप में इनको शामिल किया गया था, आप ये ध्यान रखना, ठीक है। तीसरी बात देखिए, जो प्राचीन काल है, प्राचीन काल को इन्होंने आदिकाल का नाम दिया था, आदिकाल, मैंने आपको ये बताया था लास्ट क्लास में, ठीक है। देखिए यहाँ जो कबीरदास जी थे, कबीरदास, ठीक है, कबीरदास जी को इन्होंने वाणी का डिक्टेटर कहा था, ठीक है। वाणी का डिक्टेटर, वाणी का डिक्टेटर कहा था, आप ये ध्यान रखना, ठीक है। इसके लिए देखिए आप इनके बारे में, इन्होंने इनकी एक पत्रिका है जिसका इन्होंने संपादन किया है, पत्रिका, ठीक है, उसका नाम है विश्व भारती नाम की जो पत्रिका है उनका इन्होंने संपादन किया है। तो बेसिक बात अब इनके बारे में 4 बातें हैं। इनका जन्म, राजभाषा आयोग के मेंबर रहे हैं ये, प्राचीन काल को इन्होंने आदिकाल कहा है, कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर कहा है इन्होंने, इनकी पत्रिका कौन सा है, विश्व भारती। बेसिक बात आपका पे ये इनकी 3-4 बातें याद रखें, ठीक है। अब देखिए इनकी रचनाओं की बात करते हैं तो सबसे पहले इनकी आलोचना, ठीक है, आलोचनात्मक कवि के रूप में ज्यादातर ये जाने जाते हैं, ठीक है। तो इनकी रचनाओं में आलोचनात्मक जो ग्रंथ हैं इनकी, उनमें समझते देखिए यहाँ पे इनके जो ज्यादातर ग्रंथ हैं उनमें साहित्य शब्द मिलता है, साहित्य शब्द, ठीक है। जैसा अपना आजकल चेतन भगत लिखता है ना, ठीक है, उनमें सब में एक डिजिट मिलती है, डिजिट मिलते हैं, ठीक है। जैसे द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, ठीक है, उसमें 3 शब्द आता है ना। ऐसी 5 पॉइंट समवन है ना, तो ये 5 पॉइंट, मतलब 5 पॉइंट आता है, तो मतलब जैसे एक डिजिट आती है ना चेतन भगत के सभी बुक्स में आती है, ठीक है, रचनाओं में, वैसे ही इनकी रचनाओं में क्या मिलता है आपको, साहित्य मिलता है, ठीक है। तो इनका पहला जो है आपका यहाँ ठीक है, लिखो हिंदी साहित्य का, ठीक है, हिंदी साहित्य का आदिकाल, एक इनकी आलोचनात्मक रचना है, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ठीक है। दूसरा देखिए हिंदी साहित्य का उद्भव व विकास, ये भी इनकी रचना है, विकास, ठीक है। तीसरा आपको याद रखना भाई, साहित्य संचार, तीसरी इनकी रचना है साहित्य संचार, ठीक है। चौथा आपको याद रखना है साहित्य सहचर, सब में साहित्य आपको दिख रहा है, ठीक है। अगले यहाँ पे आपको ध्यान रखना भाई, ठीक है, अगले यहाँ पे आपको याद रखना है इनका, ठीक है, आधुनिक हिंदी साहित्य पर विचार, ठीक है, इनकी रचना है आधुनिक हिंदी साहित्य पर विचार, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला है हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक आपको याद रखना पे सूर साहित्य आपको याद रखना है, और एक आपको यहाँ पे साहित्य मर्म आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये इनकी क्या है, ये कुछ इनकी आलोचनात्मक रचनाएं हैं जिनमें साहित्य शब्द आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ से थोड़ा सा आइडियल, लेकिन ऐसा नहीं कि साहित्य शब्द केवल इन्हीं के उसमें मिलता है, ऐसा नहीं है, औरों के मिलता है, लेकिन आपको यहाँ पे फ्री, आपको यहाँ पे ध्यान आप रख सकते हो। देखिए साहित्य के बाद इनके कुछ उपन्यास है, आपको इनके 2 उपन्यास याद रखने हैं। कितने? 2। इनके उपन्यासों की मैं जब बात करता हूँ, उपन्यासों की जब मैं इनकी बात करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, एक आपको याद रखना पे अनाम दास का पोथा आपको याद रखना है। दूसरा आपको इसमें याद रखना है, ठीक है, दूसरा आपका यहाँ पे बाणभट्ट की आत्मकथा, क्या यहाँ पे बाणभट्ट की आत्मकथा आपको याद रखना है, ठीक है, हो गया। एक आपका यहाँ पे अनामदास का पोथा,
और दूसरा बाणभट्ट की आत्मकथा, आपको याद रखना है। इसके अलावा इनके कुछ निबंध हैं, इनके निबंध भी इंपॉर्टेंट है, इनके निबंध काफी पूछे जाते हैं। इनके कुछ निबंध है, आपको ध्यान रखना है क्या क्या। पहला आपको याद रखना है, इनका निबंध का नाम है कुटज। पहला कौन सा पे? कुटज। दूसरा है इनका शीरीष के फूल, ठीक है, दूसरा पे शीरीष के फूल। तीसरा इनके यहां पे अशोक के फूल, अशोक के फूल। तीसरा आपको इनकी रचना याद रखनी है, ठीक है। चौथा आपको याद रखना है आलोक पर्व, ये इनकी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, आलोक पर्व। ये जो आलोक पर्व रचना है, इसके बाद इसके लिए 1973 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। किसके यहाँ पे? आलोक पर्व, ठीक है। 1973 में आपको याद रखना पे इसके लिए क्या मिला पे? साहित्य अकादमी, साहित्य, ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, अकादमी। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगले यहाँ पे एक इनकी रचना है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इनकी रचना है, ठीक है। एक इनकी रचना है, क्या निराश हुआ जाए, क्या निराश हुआ जाए, ठीक है। और एक इनकी रचना आखिरी आपको याद रखनी है, उसका नाम है, एक रचना इनके यहाँ पे, ठीक है, एक कुत्ता एक मैना। इनका पे एक कुत्ता एक मैना, एक मैना, ठीक है, एक कुत्ता एक मैना। तो ये है इनके यहाँ पे निबंधों के बारे में जो आपको इनके बारे में याद रखना है, ठीक है। तो हमने बात कर ली इसमें, अभी हमने महादेव वर्मा बात कर लिया अभी, और जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हम इनके बारे में हमने बात कर ली, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इनको यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे जो साहित्यकार है उनको हम यहाँ पे पढ़ के चलेंगे, ठीक है। अगर आप इतना भी अगर आप याद नहीं कर रहे हो तो आप अपने आप को मेरिट से बाहर कर रहे हो, ये बात आप मेरी ध्यान से सुन लेना, ठीक है। इतना तो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, इतनी तो याद करनी पड़ेगा। वैसे ज़्यादा ये नॉर्मली ज़्यादा टफ नहीं है, ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। हालांकि तो भूलना तो खैर भूल तो इंसान जाता ही है, उसमें कुछ नहीं है, ठीक है। हमने इतनी बार पढ़ा दी है तब भी हम भूल जाते हैं, इसमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। लेकिन फिर भी मेरा ऐसा मानना है, अगर आप 2-4 बार ठीक तरह से अगर आप याद कर लेते हैं तो पेपर में अगर 4 ऑप्शन आएंगे ना तो इजीली आप कर पाओगे, इतना मैं विश्वास से बोलता हूँ, ठीक है। बट 2-4 बार आपको टाइम दे करके रुक करके आपको पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब जरूर करना, सब्सक्राइब के बिना जाने का नहीं है, ठीक है। और अपना जो नज़दीकी आपका जो फ्रेंड सर्कल है वहां तक इसको आप शेयर कर देना। थैंक यू, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट।